जय हिंद और देश के 74वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखाड़ा में आज शुरुआत इसी गणतंत्र दिवस में भारत के पराक्रम से जो हमें परिचय कराया गया उस पर बात करेंगे। इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड भी बेहद खास रही। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार मेड इन इंडिया हथियारों का दबदबा देखने को मिला। आत्मनिर्भर भारत, एक पराक्रमी भारत, इसकी व्याख्या 74वें गणतंत्र दिवस पर रची गई है। सबसे ज्यादा ध्यान जिसने खींचा वो था स्वदेशी अर्जुन टैंक, अर्जुन मेन बैटल टैंक, जिसने भारतीय सेना को खूब ताकत दी है और खासकर अब तो मार्क 1 भी उतर चुका है। इसके अलावा नाग मिसाइल सिस्टम भी नजर आया। यह मिसाइल सिस्टम एक टैंक विध्वंसक है जो चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। तो टैंक ही नहीं बना रहे, टैंक को विध्वंस करने वाली मिसाइल भी हम अब बना रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बढ़ते नाग मिसाइल सिस्टम पर सबकी नजर टिकी हुई थी, क्योंकि इसकी खासियत दुश्मन देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कर्तव्य पथ पर सर्वदा सर्वप्रथम के आदर्श पर और इस आदर्श वाक्य के साथ जब K9 वज्र टी उतरा तो हर भारतवासी का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। इसके अलावा आकाश वेपन सिस्टम और 105 mm लाइट फील्ड गन ने भारत की ताकत दिखाई। इन्हीं तोपों से 21 तोपों की सलामी दी गई है। पुराने ब्रिटिश काल के 25 पाउंडर को हमने दरकिनार कर दिया और अब भारत में बनाए हुए 105 mm लाइट फील्ड गन से आज 21 तोपों की सलामी दी गई। कुल मिलाकर जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान का दम देखने को मिला। आज इन तस्वीरों को देखकर गर्व से हर भारतीय का सर ऊंचा हो जाएगा। अब पूरी दुनिया ने कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति की झलक देखी। कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत अभियान की मजबूत पहचान देखने को मिली। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कई अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों का दम भी हमें देखने को मिला। एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले इस बार अर्जुन टैंक की ताकत देखने को मिली। ये 75 आर्मर्ड रेजिमेंट का तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसकी क्रॉस कंट्री स्पीड करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाग मिसाइल सिस्टम, इसका दम भी लोगों ने देखा, जिसकी मारक क्षमता कुल मिलाकर 5 किलोमीटर है। K9 वज्र टैंक की फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ भी सकता है। कर्तव्य पथ पर दुनिया ने आकाश हथियार प्रणाली की ताकत भी देखी। पहली स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर की मार की जा सकती है। इस बार पहली बार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी भी दी गई। आज पूरी दुनिया ने कर्तव्य पथ पर भारत के साहस, शौर्य और उसकी सैन्य शक्ति की झलक भी देखी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की सुंदर तस्वीर भी कर्तव्य पथ पर दिखाई दी। इस बार पहली बार 21 स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। खास बात यह है कि पहली बार मेक इन इंडिया 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी गई। 105 mm लाइट फील्ड गन ने ब्रिटेन में बनी 25 पाउंड। इस साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं सालगिरह थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही भारत के लिए जन गण मन राष्ट्रगान की तरह अपनाया और जय हिंद का नारा भी उन्हीं का था। इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड बहुत खास रहा। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार मेड इन इंडिया हथियारों का दबदबा देखने को मिला। स्वदेशी अर्जुन टैंक ने भारतीय सेना को खूब ताकत दी है। महान धनुर्धर अर्जुन के नाम से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसका निशाना भी अचूक है। DRDO के मुताबिक अर्जुन टैंक एक बेहतर अग्नि शक्ति, हाई मोबिलिटी और उत्कृष्ट सुरक्षा वाला अत्याधुनिक टैंक है। 2023 में अर्जुन ने अकेले इस परेड में बड़े हथियारों की कमान संभाली है। ये टैंक हिंदुस्तान की आन बान शान सब कुछ है। पूरी तरह से भारत में तैयार इस टैंक के साथ भारत की फौलादी धमाकों वाली पावर कैसी है? दुश्मन इससे क्यों घबराता है? क्यों 1965 से लेकर 1971 इनके धमाकों की कहानी लाहौर से लेकर मुल्तान तक मशहूर है।
इस टैंक की खासियत, इस टैंक की तकनीक, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। फिलहाल टैंक की अहमियत समझनी है तो आपको यूक्रेन के युद्ध को भी देखना होगा, जहां इस वक्त रूस को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड टैंक ही है। टैंक आज के दौर में युद्ध में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और अर्जुन को भी इसी नजरिए के साथ और मजबूत बनाया जा रहा है। भारत का अर्जुन टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। वजन 60 टन से भी कम है और यह टैंक हर मिनट 6 से 8 राउंड यानी गोले फायर कर सकता है। अर्जुन टैंक का नया वर्जन अब कई आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जा चुका है, जैसे कि थर्मल इमेजिंग के साथ नाइट विजन, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, हाई परफॉर्मेंस इंजन। अर्जुन टैंक की तुलना कई बार T-90 टैंकों से की गई है और दोनों के बीच महामुकाबला भी कराया गया। राजस्थान के फ्रंट यानी रेगिस्तान वाले इलाके में इस टैंक ने T-90 से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद T-72 टैंक की है, यानी करीब 2500। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक हैं, जबकि अर्जुन टैंक की तादाद 124 से 150 के आसपास है। टैंकों की तादाद या इनको एडवांस बनाने के लिए लगातार काम चलते रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। पाकिस्तान से युद्ध की सूरत में ये टैंक ही भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। हालांकि चीन के साथ युद्ध के लिए भारत को हल्के यानी करीब 35 टन वाले टैंक की जरूरत है, जो LAC के आसपास इलाकों में ऑपरेट कर सके। अभी हाल ही में मुझे इसी अर्जुन टैंक में सैर करने का एक राइड, वो भी रेगिस्तान में करने का सौभाग्य मिला। 1500 bhp का हॉर्स पावर है और जब इसकी गर्जन सामने आती है तो फिर यहाँ से नसों में एक ऐसा जोश दौड़ने लगता है कि वाह, ये मेक इन इंडिया है। कर्तव्य पथ पर सेना ने भारत के सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही, वहीं सेना की टुकड़ियों ने अनुशासन और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए सलामी भी दी। सेना की पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड समेत सेना की 6 टुकड़ियों ने सलामी दी। गौरतलब है, कई सारी टुकड़ियों में कई युवा इस परेड को, इन टुकड़ियों को लीड करते हुए दिखे। बिहार रेजिमेंट में बताया जा रहा है कि उनकी सभी बटालियन में से कोई ना कोई चुना गया जिन्होंने इस परेड में सलामी में शिरकत की। डोगरा रेजिमेंट की ज्वाला माता की जय हुंकार, मजा आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। आगे आपको भारतीय सेना की ताकत दिखाएंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं कर्तव्य पथ पर भारत की संस्कृति विविधता की झलक। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना ने झांकी के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई। DRDO की झांकी में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए भारत की झलक देखने को मिली, तो NCC की परेड में नारी शक्ति की झलक दिखाई दी। असम की झांकी में मां कामाख्या मंदिर के दृश्य को दिखाया गया, वहीं यूपी की झांकी में अयोध्या की झलक देखने को मिली। देश का टैंक तो आपने देख लिया, अब देश की 2 मिसाइलें भी देखिए। वो मिसाइलें जो दुश्मन के टैंक को तबाह करने के लिए बनाई गई हैं। ये मिसाइल अमेरिका और इजराइल की मिसाइल्स के मायनों में भी बेहतर बताई जा रही है। साथ में मेड इन इंडिया के तोपखाने ने भी इस परेड में भारत की ताकत दिखाई। देखिए ये रिपोर्ट। रिपब्लिक डे परेड में टैंक के अलावा एंटी टैंक हथियार भी चर्चा में है और इसका जिक्र रावलपिंडी के साथ बीजिंग के कमांड सेंटर में भी हो रहा है। भारत की नाग मिसाइल का नया कैरियर देखिए, क्योंकि बॉर्डर पर अब दुश्मन का हर टैंक और बख्तरबंद गाड़ी इस मिसाइल के टारगेट पर होंगे। नाग मिसाइल सिस्टम फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल की रेंज 5 किलोमीटर है और टॉप एंगल अटैक के साथ ये किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। एंटी टैंक मिसाइल ने यूक्रेन में रूस को गजब नुकसान पहुंचाया है।
और ऐसे हथियार अब किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने जैवलिन जैसी मिसाइल हासिल करके इसका सबूत भी दे दिया है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3000 से ज्यादा टैंक इस युद्ध में तबाह कर दिए हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की के तोपखाने ने भी पुतिन को अब तक कई शहरों में रोक कर रखा हुआ है। तोप वाली ताकत के बिना आज किसी भी युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती है, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी और सबसे खास तोप देखिए, ये है K9 वज्र, जो टैंक नुमा करियर पर तैनात एक तोप है। ये दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर तैयार की गई है, और इस तोप की खासियत है कि ये हमले के बाद अपना ठिकाना फौरन बदल लेती है, ताकि काउंटर अटैक से बचा जा सके। K9 वज्र तोप से 155 मिलीमीटर के गोले दागे जाते हैं। इस तोप की रेंज 40 किलोमीटर तक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस वक्त ये तोप राजस्थान बॉर्डर के अलावा LAC पर भी तैनात की गई है। जब इस तोप से गोले दागे जाते हैं तो दुश्मन की पूरी फॉर्मेशन के लिए अपनी जगह पर टिक पाना मुश्किल हो जाता है। आर्टिलरी ने यूक्रेन युद्ध में कई मोर्चों पर फैसले किए हैं। अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट से लेकर M777 तोप ने तो पुतिन को खेरसौन से खदेड़ दिया। M777 वो तोप है जो भारत के पास भी है, और इस वक्त वो LAC पर और LOC पर तैनात है। अमेरिका की M777 तोप एक वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सबसे बड़ी विनाशक मानी गई। यूक्रेन को भी ये सप्लाई की गई। भारत के पास भी ये तोप चीन और पाकिस्तान की फ्रंट लाइन पोजीशन को डराने के लिए काफी है। M777 40 किलोमीटर की रेंज तक गोला दाग सकती है। M777 का वजन 4000 किलो है, जिससे ये चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहाड़ी इलाकों में तैनात की जा सकती है। M777 को तिब्बत से लगी सीमा पर तैनात करने के लिए ही खरीदा गया था, ताकि हल्की तोपों को जल्द से जल्द पहाड़ी मोर्चों पर भेजा जा सके। अब ये LAC पर भारत की फ्रंट लाइन होवित्जर बन चुकी है, लेकिन इन सब के बीच बोफोर्स और देश की कुछ और तोपों को कैसे भूला जा सकता है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले बोफोर्स और भारत की दो और खास तोपों को भी देखिए। पहले बोफोर्स, जो 155 मिलीमीटर का गोला 25 किलोमीटर के दायरे में दागती है। दुनिया इसका कहर करगिल युद्ध में देख चुकी है। वहीं M46, ये 130 मिलीमीटर की तोप 27 किलोमीटर तक गोला फायर करती है, जबकि लाइट फील्ड गन, जो 105 मिलीमीटर का गोला 20 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है। इसे किसी भी बैटलफील्ड में बहुत जल्दी तैनात किया जाता है। किसी भी युद्ध में आर्टिलरी ही वो ताकत होती है जो पैदल फौज का रास्ता साफ करती है। एक बार रास्ता साफ हुआ तो युद्ध को दुश्मन के इलाके तक ले जाया जा सकता है। K9 वज्र तोप ये काम तेजी से करती है, क्योंकि ये खुद दुश्मन के इलाके में बहुत तेजी से पहुंच सकती है। किसी देश की सैन्य ताकत उसके एयरफोर्स से भी गिनी जाती है। कहा जाता है कि युद्ध तब ठनती है जब एयरफोर्स शिरकत में आती है, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने ये कर दिखाया, ये बात भी दिखा दी कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, और भारत अपने एयरफोर्स, अपनी हवाई क्षमता का प्रयोग करने से अब पीछे नहीं हटेगा, घुस के मारेगा। गणतंत्र दिवस पर भी सबसे ज्यादा इंतजार हवाई ताकत का रहता है। इस बार भी हमने कुछ ऐसा देखा कि दिल दहल गया, मजा आ गया। इंडिया की एयर पावर कुछ खास फॉर्मेशन भी दिखे। स्पेशल फॉर्मेशंस इस बार नजर आए हैं। फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 45 विमानों, भारतीय नौसेना के 1 और आर्मी के 4 हेलीकॉप्टरों ने सांसों को थाम देने वाले एयर शो दिखाए। कर्तव्य पथ पर रफाल, MiG-29, सुखोई 30 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अपाचे और सारंग जैसे पुराने आधुनिक विमान और हेलीकॉप्टर अपनी धमक दिखाते नजर आए। इन विमानों ने प्रचंड, तिरंगा, तंगेल, वज्रंग, गरुड़, भीम, अमृत और त्रिशूल समेत कई सारे फॉर्मेशन किए और आसमान में अपनी दहाड़ से लोगों का दिल जीत लिया। दुश्मन को यह संदेश भी देने की कोशिश की कि भारत की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर का अंजाम क्या होगा। और देखिए, घुसकर मारने की क्षमता रखने वाला रफाल, क्या फॉर्मेशंस थे, और खासकर पायलट का इन कंसोल कैमरा, कि आप देखें कि आप जमीन से उधर हवाई जहाज को देख रहे हैं और ये पायलट्स के लिए क्या दिख रहा है और कैसे एक साथ फॉर्मेशन में चल रहे हैं। जब इनके पायलट के कैमरा से आप देखते हैं तो आपको लगता है कहीं ये स्टिल फोटोग्राफ तो नहीं, लेकिन 900 किलोमीटर की रफ्तार से ये रफाल एक साथ फॉर्मेशन में ऐसे उड़ रहे थे कि मानो स्थिर हो एक जगह। इस तेजी से, इस सटीक फॉर्मेशन के साथ ये उड़ रहे थे। ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमारे उड़ रहे हैं। फिर से बढ़िया फॉर्मेशन,
थोड़ा कोहरा था, मौसम खराब था, फिर भी ये फॉर्मेशंस देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और टकटकी लगाकर उनकी नजरें सिर्फ ऊपर थी, आसमान पर। मजा आ गया इन फॉर्मेशंस को देखकर। और 45 विमान जो हमारी सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं। जमीन की ताकत दिखाने के बाद आपको आसमान में ले चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर ये सबसे ज्यादा जोश भरने वाले पल होते हैं। आसमान में जेट इंजन की गड़गड़ाहट, राफेल और सुखोई से लेकर जगुआर और मिग 29 का जलवा देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। ये भारत की एयर पावर है और इसका मुजाहिरा एक बार फिर देश के पावर सेंटर के बीच देखा जा सकता है। इस बार गणतंत्र दिवस पर फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों के अलावा हेलीकॉप्टर्स को मिलाकर 50 विमान शामिल हुए हैं और इनमें सबसे खास है राफेल, क्योंकि इन सभी फॉर्मेशन में 9 राफेल ने उड़ान भरी है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है ये। युद्ध छिड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। इनमें सबसे खास राफेल को लेकर पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि राफेल के 2 बेस पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा में रहते हैं। अभी भारत के पास राफेल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। इन दोनों एयरबेस पर राफेल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जाएगा। इन दोनों मोर्चों पर राफेल का इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स के खिलाफ किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का प्रीमियम क्लास लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। भारत के पास राफेल अभी महज 36 ही हैं, लेकिन इनके आने से वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो 2 मोर्चे पर देश के आसमान की हिफाजत कर सकते हैं। फ्रांस से लिया गया यह जहाज बेहद स्पेशल है। अंबाला और हासीमारा में राफेल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है। यह तिब्बत के दोनों मोर्चों यानी लद्दाख और पूर्वोत्तर की तरफ से आने वाले चाइनीज खतरों का मुकाबला कर सकता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है राफेल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसमें लगा AESA रेडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत देता है। रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज राफेल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की खूबी देती है। राफेल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन इसे ज्यादा खतरनाक राफेल में लगी मिसाइल है। इसमें लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को खत्म कर सकती है, जबकि स्काल्प क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर ठिकाने को तबाह कर सकती है। राफेल अभी 36 है, लेकिन जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो बहुत ही खास मिशन पर इन्हें तैनात किया जाएगा। राफेल और सुखोई 30 MKI का मिलकर काम करना किसी भी दुश्मन वायुसेना के लिए हारने की पूरी गारंटी मानी जाएगी। इसी बात की प्रैक्टिस पूर्वोत्तर में युद्धाभ्यास में भी की गई है। चीन और पाकिस्तान को राफेल और सुखोई वाली इक्वेशन से बहुत डर लगता है। चाहे शाहबाज शरीफ हो या शी जिनपिंग, दोनों की एयरफोर्स इस जोड़ी के खिलाफ कभी नहीं लड़ना चाहेगी।
दोनों जहाज ऐसे रेडार और सेंसर से लैस हैं जिनका इस्तेमाल अगर साथ किया गया तो चीन के फाइटर जेट पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। राफेल अगर 500 किलोमीटर दूरी वाली क्रूज मिसाइल लेकर उड़ता है तो सुखोई के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाली पावर है, क्योंकि 272 में से 40 सुखोई तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के लिए अपग्रेड किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि सुखोई दुश्मन के ठिकाने से 300 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकता है। इसने सुखोई की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस ऐसे मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन बहुत ज्यादा घबराते हैं। सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल जब फायर की जाती है तो ये कब टारगेट पर पलक झपकते पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा चीन को भी है और पाकिस्तान को भी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस ने नेटो देश तुर्की को अपने पाले में लाने की कोशिश की, क्योंकि तुर्की ने भले ही जंग में खुले तौर पर रूस का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत जरूर करता रहा। तुर्की ने कई बार यूक्रेन की मदद के लिए घातक हथियारों की सप्लाई की है। उसके बारकताश TB2 ड्रोन तो जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसके साथ ही उसने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी, और तुर्की के ये हथियार रूसी सेना के लिए ही सिरदर्द साबित हुए। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ने ग्रीस के साथ उसके तनाव का फायदा उठाने के लिए एक अलग दांव खेल दिया। रूस ने नेटो देश ग्रीस को चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका से दूरी बना ले और रूस के खिलाफ भी कदम उठाने से बाज आए। रूस ग्रीस से इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद उसने पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का साथ दिया था, जबकि तुर्की ने ऐसा नहीं किया था। बल्कि नेटो देश होने के बाद भी उसने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया। इसके साथ ही तुर्की और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों में भी मजबूती देखी गई, और इसीलिए माना जा रहा है कि रूस को इस बात की उम्मीद है कि तुर्की देर सवेर उसके पाले में आ सकता है, जिसके लिए उसने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को धमका दिया। क्योंकि तुर्की और ग्रीस की लड़ाई में अमेरिका ग्रीस की तरफ झुकता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी ग्रीस को देने की तैयारी में है, जबकि तुर्की को F-35 देने के लिए बाइडेन तो तैयार दिख रहे हैं, लेकिन वहां की संसद ने उसे मंजूरी नहीं दी है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की बुरी तरह परेशान है, क्योंकि ग्रीस के हाथ अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट लग गए तो तुर्की के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी, और ग्रीस जब चाहेगा उसे आंखें दिखा देगा। बस तुर्की की इसी परेशानी का फायदा रूस उठाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो ग्रीस से बुरी तरह नाराज है। पहले ग्रीस उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ खड़ा हुआ, और फिर इसके बाद उसने यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देने की भी पेशकश की थी, जिसे ग्रीस ने सोवियत संघ के दौर में खरीदा था, और इसे आज भी रूस के सबसे घातक हथियारों में एक माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से ग्रीस रूस को खटकने लगा, और उसने धमकी देकर ग्रीस और अमेरिका दोनों को विलन साबित करने की कोशिश की, ताकि यूक्रेन के साथ जंग में तुर्की उसके साथ आकर खड़ा हो जाए। इधर पठान फिल्म की रिलीज के बीच देश भर में कहीं लोगों ने जश्न मनाया तो कहीं फिल्म का जोरदार विरोध किया गया। इस फिल्म के बेशर्म रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही कई हिंदूवादी संगठन इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग कर रहे थे। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फिल्म पठान देश भर में रिलीज हो गई, जिसके बाद कहीं लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया तो कहीं लोगों ने जश्न मनाया। जो तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई उनमें दिखा कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक सिनेमाघर के बाहर पहुंचकर फिल्म के बैनर के चिथड़े उड़ा दिए। इससे पहले फिल्म के विरोध में उतरे लोगों ने उस सिनेमाघर के बाहर लगे बैनर को उखाड़ा और फिर उसे फाड़ने के बाद उसमें आग लगा दी। ऐसा फिल्म नहीं चलेगा जो एक धर्म विशेष को टारगेट करता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी फिल्म की रिलीज के बीच कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने पूरे शहर में फैलकर कई सिनेमाघरों के बाहर फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और ये चेतावनी दी कि वो ग्वालियर में इस फिल्म को किसी भी थिएटर में चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फिल्म के विरोध में इसी तरह के हालात देखे गए, और उन शहरों में इंदौर भी शामिल रहा। वहां विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमाघर के बाहर जुटकर हनुमान चालीसा का पाठ किया।
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस वाले तैनात रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां सुबह 9 बजे के शो को रद्द करना पड़ा। राज्य की राजधानी भोपाल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने सिनेमाघरों के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा किया। लेकिन इस फिल्म को जितने विरोध का सामना करना पड़ा, उतना ही इसकी रिलीज पर लोगों ने जश्न भी मनाया। कई राज्यों में लोग एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान की रिलीज पर काफी खुश दिखे। और यही वजह रही कि वो ये फिल्म देखने के लिए रिलीज के पहले ही दिन थिएटर पहुंच गए। दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक सिनेमाघर के बाहर लोग बैंड लेकर पहुंचे। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ लोगों ने एक थिएटर के बाहर पठान की रिलीज की खुशी में आतिशबाजी की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई तस्वीरों में भी दिखा कि अच्छी खासी तादाद में लोग पठान फिल्म देखने के लिए वहां के एक सिनेमाघर में पहुंचे। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन की जंग इतने खतरनाक मोड़ पर है कि पृथ्वी पर प्रलय की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कयामत बस 90 सेकंड ही दूर है। इंसानों के वजूद पर खतरे का अंदाजा लगाने वाले अमेरिका के संगठन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि दुनिया कयामत की दहलीज पर खड़ी है। और इसके लिए 1 साल पूरा करने जा रही रूस और यूक्रेन की लड़ाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में परमाणु जंग का खतरा गहराता जा रहा है। इसी वजह से बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने इस साल अपनी डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी में कांटे आगे बढ़ा दिए और दावा किया कि घड़ी में कयामत का वक्त होने में अब बस 90 सेकंड ही बचे हैं। जबकि 1947 में जब कयामत की घड़ी बनाई गई थी तब उसके कांटे 12 बजने से 7 मिनट पीछे थे, मगर मिनटों का वो वक्त इस साल 90 सेकंड पर ही सिमट गया। बीते 76 साल में कयामत की घड़ी के कांटे 12 बजे के इतने करीब कभी नहीं पहुंचे। यहां तक कि उस शीत युद्ध के दौरान भी नहीं, जब अमेरिका और तब का सोवियत संघ दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे को आंखें दिखाने में लगे थे। लेकिन यूक्रेन पर रूस की जंग ने पूरी दुनिया बदल दी। और जिस तरह यूक्रेन में रूस के कभी भी परमाणु बम गिराने की आशंका जताई जा रही है, उसने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हालांकि कयामत की घड़ी असल में ऐसी कोई घड़ी नहीं है जो वक्त बताती हो। उसमें 12 बजने में 90 सेकंड के वक्त का यह मतलब नहीं है कि अगले 1.5 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी। वो बस वैज्ञानिकों के लिए इंसानों पर खतरे की गंभीरता को दिखाने का एक जरिया है। कयामत की घड़ी में 12 बजने यानी आधी रात होने का मतलब है प्रलय, विनाश। हर साल उसके कांटों को आगे या पीछे करके वैज्ञानिक दुनिया के लिए खतरे की तरफ इशारा करते हैं। घड़ी के कांटे 12 बजे के जितने करीब होंगे, खतरा उतना ही ज्यादा होगा। बीते 3 साल से यह घड़ी प्रलय से 100 सेकंड पीछे थी, लेकिन अब घड़ी का वक्त बदल गया है और वो 12 बजने के सबसे करीब जा पहुंची है। और उसी प्रलय की एक झलक दिखाई पुतिन ने, जो एक मिसाइल की शक्ल में। जरकॉन नाम की यह मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसका वार हुआ तो प्रलय तय है। पुतिन ने अपनी इस मिसाइल की ताकत समंदर में दिखाई। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों तक को निशाना बना सकती है। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट को भेदने के लिए आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ती दिखाई दी। जरकॉन की ताकत पर रखने का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें अटलांटिक महासागर में एक रूसी युद्धपोत एडमिरल गर्शकॉफ तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। उस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल दागने की तैयारी होती रही। सारी तैयारी पूरी होने के बाद युद्धपोत से मिसाइल छोड़ दी गई, जिसके बाद आग उगलती हुई जरकॉन मिसाइल युद्धपोत से निकली और फिर पलक झपकते ही तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। और रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि जरकॉन मिसाइल ने समंदर में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर दिया, जो वहां से करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। मतलब यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। और कहा जाता है कि यह पुतिन के तरकश का वो तीर है जो कभी खाली नहीं जाता, यानी जिसके ऊपर जरकॉन मिसाइल का वार होगा उसका खात्मा तय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मई में रूस ने पहली बार इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, और जब इस मिसाइल ने बैरेंट सागर के ऊपर हुंकार भरी थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। पुतिन की यह मिसाइल अपनी तेजी की वजह से दागने के कुछ ही पलों में गायब हो जाती है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से गणतंत्र दिवस के परेड पर अगर आकाश में हवाई जहाजों का इंतजार रहता है तो फिर कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स का इंतजार होता है। कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स के शो के दौरान उन्होंने अपने प्रदर्शन से रोमांच तो भर ही दिया, लेकिन इस बार कहा कि स्टंट से ज्यादा कुछ करके दिखाएंगे। ये तो हर बार देखते हैं, अब की बार आपको योग भी करके दिखाएंगे। इस दौरान इन्होंने कई सारी मुद्राएं योग की भी की। ये लैडर पर खड़े होकर
दोनों हाथ छोड़कर एक ही मोटरसाइकिल पर पहला डेड डेविल और उसके बाद धीरे धीरे योग की मुद्राएं और अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हुए ऊपर पीछे देखिए स्विवल पर घूमते हुए, रस्सी घुमाते हुए जिसे लैसो कहा जाता है उसको घुमाते हुए, और एक दो बाइक्स पर अगर आप गिने तो कम से कम 7 लोग थे वहां पर। बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे स्टंट्स, सालों की मेहनत और प्रैक्टिस के बाद ही होता है। इसमें से कुछ ऐसे डेड डेविल्स हैं जो करीब 10-12 साल से ये कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 6 महीने से इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। तो युवा, नए एक्सपीरियंस और एज दोनों साथ मिलकर ये प्रदर्शन करते हैं हर साल। और वहां पर जो आपकी कविता है वो इस देश का हर नागरिक सुनना चाहता है। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा, एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा।